अपने भारी तनोतोष के साथ नीली गरम चादर ओढ़े खाला हाजरा उनके सामने खड़ी थी। अरे आपा, खाला सानिया, खैरियत? इतनी सुबह सुबह? खाला हाजरा हक्का बक्का खड़ी थीं और वो तीनों खवातीन उनसे ज्यादा खूबसूरतों के साथ उन्हें देख रही थीं। तुम तुम ठीक तो हो? दादी ने बहुत डरते डरते उन्हें छूने की कोशिश की। लो, मुझे क्या होना है, आपके सामने हूं। पर आप लोग वॉक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे खाला, तो अम्मी ने कहा आपकी खैरियत। कहते कहते सानिया बेबसी होकर अम्मी को देखने लगी। दिसंबर की इस धुंध में, बेटी, दिमाग तो ठीक है? मेरा मतलब है कि अपनी दादी को ही घर छोड़ आती। इसकी बूढ़ी हड्डियों को काहे को हवा लगाती फिर रही हो? नहीं नहीं, मुझे तो खुद बहुत शौक है इस मार। दादी ने बाउजलत कहना चाहा। मॉर्निंग वॉक, सानिया ने मदद की। हाँ हाँ, उसका। अपने पिंड में तो नूर तके साग तोड़ने निकल जाते थे। दादी ने कहा तो खाला हाजरा खुलकर हंसी। अच्छा, तो आप साग तोड़ने निकली हैं? अच्छा, अंदर तो आए। वो तीनों अंदर दाखिल हुईं। खाला हाजरा ने एक एक कमरे के दरवाजे पीटने शुरू कर दिए। उठ जाओ कमबख्तों, मेहमान आए हैं। किसी पोस्ती की औलाद लगते हैं सारे के सारे। मानी कहाँ है? अम्मी ने बिदक पूछा। वो उस वक्त को कोस रही थी जब सोनिया की बात का यकीन करके घर से चली थी। खाला हाजरा ने एक कमरे से मानी को कान से पकड़कर बरामद किया। इसकी सुबह तो 12 बजे से पहले होती ही नहीं। सलाम कर और जल्दी से बिस्किटों के 2 डब्बे पकड़ कर ला। ऊँघते जागते मानी ने सलाम किया और इतनी सुबह सुबह वारिद होने वाले मेहमानों को दिल में कोसता दुकान की सम चल दिया। उनके लाख मना करने के बावजूद खाला हाजरा ने उन्हें बिठाया। उनकी बेटियों ने चाय चढ़ा दी। चाय के कप हाथ में थे जब तेज बैल की आवाज पर मानी ने दरवाजा खोला। अब्बू, हाजी साहब, रहमत चाचा, मोहल्ले के 2-4 और लोग दरवाजे में खड़े अपने सामने जिंदा सलामत खड़ी हाजरा को देखकर मुतहर खड़े रह गए। समझ में नहीं आ रहा था आगे जाएं या पीछे। मेरा क्या हशर हुआ इसको जाने दें। बस अब्बू ने चाय के साथ बिस्किट खाते हुए काला हाजरा को सारा किस्सा सुनाया। वो हंसती रहीं और अपने घर ताजियत के लिए आने वालों को चाय बिस्किट पेश करते हुए पूछती रहीं, मेरे जनाजे में शिरकत के लिए आए हो? असल तमाशा उस वक्त बना जब शाम को उनकी ब्याही बेटी अपने ससुराल वालों के साथ रोटी पीटती घर पहुंची तो माँ को जिंदा देखकर मारे हैरत और खुशी के बेहोश होकर गिर गई। अब आप सोच रही होंगी वो मानी कौन था। आपको चचा रहमत याद होंगे, बचपन में कभी हमारे घर आया करते थे। हालांकि हमारे रिश्तेदार ना थे, मगर अब्बू ने उनकी वफात के बाद उनकी बीवी बच्चों को हमेशा ही मदद की थी। उनकी बीवी फौत हो गई थी। अब्बू उनके कुल पर पहुंच ना सके। आप खुद बताएं, इस पूरे किस्से में कहीं मेरा कसूर निकलता है? माँ सारा दिन किताबें पढ़ती रहती है। सानिया आपी नित नई डिशेस बनाने में मसरूफ रहती हैं। दादी पूछ रही हैं आपको आना कब है? दिसंबर का वादा किया था। अब तो पूरा दिसंबर गुजर गया है। सब आपको बहुत याद करते हैं। आपकी बहन सोनिया। सोनिया अब भी उतनी ही मासूम है। रुबाब उसका खत पढ़कर बहुत देर तक हंसती रही थी। खैरियत? फाइल से सर उठाकर अहमद ने उसे यूं हंसते हुए देखा तो पूछने लगा। सोनिया का खत है। उसने खत उनकी तरफ बढ़ाया, जिसे यकसर नजरअंदाज करके उन्होंने चाय की फरमाइश की थी। रुबाब ने कुछ खजल सा होकर खत यूं ही टेबल पर डाल दिया। आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ, खत के लिफाफे खत्म हो गए हैं। वो उठते हुए कदरे खफगी से गोया हुई। ले तो आया था, ब्रीफ केस में पड़े होंगे। वैसे फोन के इस दौर में खत लिखने का खड़ाक क्यों पालती हो तुम लोग? खैर है, आजकल हमारी हर बात पर ही ऐतराज होने लगा है। वो ब्रीफ केस की तरफ जाते जाते बोली थी, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुम औरतों से सीखे। बाथरूम का दरवाजा एक आवाज से बंद हुआ था। क्या होता जा रहा है इनको? ब्रीफ केस खोलते हुए वो यही सोच रही थी। लिफाफे निकालते निकालते उसकी तवज्जो एक सुर्ख मखमली डिबिया ने खींच ली। कुछ हैरत और तजस्सुस से मजबूर होकर
उसने डिबिया खोली थी। खूबसूरत सोने का ब्रेसलेट जिगर जिगर कर रहा था। मेरे लिए। दिल में एकदम ख्याल सा आया था। बेइख्तियार उसने ब्रेसलेट को छूकर देखा, फिर कुछ सोचकर ब्रीफ केस बंद कर दिया। अगर ब्रेसलेट उसका था तो जाहिर है उसे ही मिलना था। न जाने अहमद ने किस खास मौके के लिए संभाल रखा था। चाय बनाते हुए भी उसके दिल में खुदबुद होती रही, मगर उसने अहमद से पूछा नहीं था। छोटी फुप्पो ने लैया से कच्ची मूंगफली की बोरी, शकरकंदी और मकई का आटा भिजवाया था। ये उनकी अपनी जमीनों की सौगात थी, जो वो हर बार भिजवाती थीं। लेकिन इस बार लाने वाला अली शेर था, फुप्पो का इकलौता बेटा। साथ में अब्बा के नाम खत भी था, जिसमें उनसे दरख्वास्त की गई थी कि अली शेर ने एफए कर लिया है, अब बराए मेहरबानी अपनी निगरानी में बीए करवा दें। निहायत दिल सोज और दिलगीर लहजे में लिखा था, भैया, अपना दुखड़ा तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं। इसके बाप को तो जरा परवाह नहीं। उसका बस चले तो कल के बजाय आज ही अपने साथ खेतों में खपा ले। ये ना खेतों पर जाता है, ना आगे पढ़ने को तैयार होता है। सारा दिन गलियों में आवारा फिरता है। बस अब तुम्हारे हवाले है, जैसे भी हो इसे बीए करवा कर कहीं नौकर लगवा दो। खेत संभालने को दूसरे दोनों लड़के काफी हैं। यूं भी खेत हैं, खेत हैं ही कितने, बस दाल रोटी चलती है। ये कहीं नौकर हो जाए तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। तुम्हारे आसरे पर भिजवा रही हूँ, ससुराल में मेरी नाक मत कटवा देना, भले कितनी ही सख्ती करो। अम्मा और भाभी को सलाम, बच्चियों को प्यार, तुम्हारी छोटी बहन आसिया। क्यों मियाँ, पढ़ने का कुछ इरादा है भी या नहीं? पप्पू की टूटी फूटी लिखाई में लिखा खत पढ़कर तय करते हुए अब्बू ने अली शेर से पूछा था। सफेद शलवार कमीज पर सुरमई स्वेटर पहने दादी के पास बैठे अली शेर ने सर उठाकर संजीदा नजरों से मामू को देखा। मैं तो पढ़ना चाहता था मगर अब्बा। ठीक है, अब्बू ने सर हिलाया। दाखिले में अभी 1-2 महीने हैं, तब तक तुम कंप्यूटर या अंग्रेजी के किसी कोर्स में दाखिला ले लो। आयशा, इसे बैठक के साथ वाला कमरा दे दो। अब्बू हुक्म सुनाकर चले गए। सानिया आपी और हमना आपी कमरा साफ करने चली गईं। दादी पहले नवासे पर वारी सदके जाती रहीं, फिर कड़ाही में रेत डलवाकर खुद मूंगफली भूनने बैठ गईं। अम्मी वहीं बैठी जेरे लब बड़बड़ाती रहीं। अली शेर नानी और सानिया के पास बैठकर उन्हें मूंगफली भूनने का सही तरीका समझा रहा था। कैसा तेज लड़का है। अली शेर को घूरकर वो उठ गईं और रात को अब्बू पर बरस पड़ी। सराय समझ लिया है तुम्हारे रिश्तेदारों ने क्या इस घर को, जिसको देखो मुंह उठाकर चला आ रहा है। 4 साल तुम्हारे भाई के लड़के को पढ़वाया, वो प्रोफेसर लगकर यूं गायब हुआ कि अब शक्ल दिखाना भी गवारा नहीं। 5 साल तुम्हारी बड़ी बहन को याद आया तो अपने लड़के को भेज दिया कि इम्तिहान दिलवा दो। उसे ढंग की नौकरी मिली तो कहाँ का मामू कहाँ की मामी, बाकी तो किसी कतार शुमार में नहीं। जिसका जब दिल चाहता है महीनों आकर डेरा डाल देता है। बिस्तर की चादरें झटक झटक कर बिछाते वो दिल का गुबार निकालती रही। तो उसे वापस भिजवा दूं। अब्बू हमेशा टू दी पॉइंट बात करते थे। अम्मी तड़क कर बोली तो फिर बोलती चली गई। अब्बू कान लपेट कर सुनते रहे, यहाँ तक के खबरें शुरू हो गईं। तो वो पूरे के पूरे खबरों की तरफ मुतवज्जो हो गए। वो अम्मी की किसी बात का बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि वो जानते थे जुबान से ख्वाह वो कुछ भी हों, जबान से ख्वाह वो कुछ भी कहें, अली शेर की देखभाल में कोई कमी नहीं करेंगी। और गलत अम्मी भी ना थीं। अब्बू के तमाम रिश्तेदार गांव में रहते थे। अमूमन किसी न किसी काम के सिलसिले में शहर आना होता तो महीनों उन्हीं क्या रुकना होता। अम्मी ने सारी उम्र बगैर माथे पर शिकन लाए उनकी खातिरदारी की थी, लेकिन जब जवाबन उनकी तरफ से उसी खुसूस का मुजाहरा ना हुआ तो वो अब अंदर ही अंदर कुड़ने और चलने लगी। ताया ने अपने बेटे को 4 साल तक उनके पास छोड़े रखा। इसे पढ़ा दो, कल को तुम्हारे ही काम आएगा। इसे पढ़ा दो, कल को तुम्हारे काम ही आएगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर हमना आपी के रिश्ते की बात की थी। और 4 साल बाद जब अजीम भाई लेक्चरार हो गए तो बड़े आराम और ढिठाई से ताया अब्बा ने उन्हें खानदान से बाहर ब्याह दिया। अपिया महीनों बीमार रही थीं। इस नाइंसाफी पर दादी ने वावेला करना चाहा तो अब्बू ने सख्ती से मना कर दिया। वो अपनी बेटी की मजीद नाकदरी नहीं करवा सकते थे। यही कुछ उनकी बहन ने भी किया था।
वही उम्मीदें, वही आरज़ुएँ, वही आँखों में चमक जो 4 जवान बेटियों के माँ-बाप की आँखों में जागती थीं और वही नाक़दरी। बेटा नहीं मानता, अपनी बहू का लाखों का जहेज सँभालते हुए। बड़ी फुप्पो ने बेएतनाई से कहा था। अब्बू एक बार फिर सब्र कर गए थे। रिश्तेदारों का भी हक होता है। अम्मी अब्बू के इस जुमले से अब चिढ़ने लगी थीं। सिर्फ हक ही हक होता है, फराइज़ किसी को याद नहीं। ननिहाल में तो सब अभी पढ़ रहे थे। छोटे थे मगर ददियाल में उनकी लड़कियों के साथ अच्छा सलूक ना किया था। पढ़ी लिखी, कबूल सूरत सलीका शौहर लड़कियां मगर किस्मत खुलने में ना आ रही थीं। ऊपर से खानदान वालों का रवैया। वो अगर चिढ़ने लगी थी तो कुछ गलत भी ना था। अल्लाह मालिक है। खबरें सुनते सुनते अब्बू के मुंह से आहिस्ता से निकला था। कस्टर्ड में से चुन चुन कर किशमिश इकट्ठे करते हुए सोनिया ने ये सारी गुफ्तगू सुनी थी। जल्दी जल्दी कहकर अहमद ने उसके हाथ पांव फुला दिए थे। तुम रात को प्रेस नहीं कर सकती थी। वो फिर से सर पर खड़े थे। रुबाब ने जल्दी जल्दी शर्ट थमाई और किचन की तरफ भागी। अपिया ने पहले ही नाश्ता बना लिया था। वो जल्दी जल्दी टेबल पर रखने लगी। अपिया ने मना भी किया कि वो आराम भी कर ले। क्या खाक आराम करूं? साहब बहादुर का साहब बहादुर का मूड देखा है। वो झिंझलाकर चाय निकालने लगी। इतने में अहमद ने ब्रीफ केस उठा लिया। अब नाश्ता तो कर लें, अब वक्त है। उन्होंने बुरी तरह घूरा। निहायत सुस्त होती जा रही हो। रात को सब तैयार नहीं कर सकती थी। क्या हो गया है अहमद? तुम अच्छी तरह जानते हो उसकी तबीयत खराब थी। अपिया ने लताड़ा। वो सर झटक कर चले गए। अपिया ने देखा वो बेदम सी होकर कुर्सी पर गिर सी गई। अब तुम नाश्ता करो, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। खा लेगा ऑफिस में कुछ ना कुछ। ये मर्द इतने कठोर क्यों होते हैं अपिया? वो दिल गिरफ्तगी में गोया हुई। एक दिन अगर जरा सी भूल हो जाए तो सब कुछ ही भुला देते हैं। ये ऐसे ही होते हैं, इसलिए उनकी तरफ से ज्यादा परेशान मत हुआ करो। तुम पहले ही समझाती थी तुम्हें पहले ही समझाती थी। मत करो उसकी इतनी खिदमतें। कुछ ज्यादा ही नाजुक मिजाज हो गया है। तुम ये टोस्ट लो, जूस बना दूं? नहीं, जी नहीं चाह रहा। वो मक्खन लगा टोस्ट बेदिली से खाने लगी। आपको नहीं लगता अपिया, अहमद बदल गए हैं? बदल कर उसने जाना कहाँ है? मैं तो उसे गंजा कर दूंगी। सब तुम्हारा वहम है। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया। अब तुम कुछ मत करना, बस सो जाना। शाम को कहीं निकलेंगे। ये अहमद आएगा तो कान खींचूंगी उसके। अपिया चली गई तो उमर उठ गया। वो उसके साथ मसरूफ रही। शाम को अहमद आए तो मूड खुशगवार था। फिर अपिया ने भी खूब लताड़ा और शायद खुद उनको भी एहसास हुआ। तभी उमर को साथ लेकर गए। उसे आइसक्रीम खिलाई, रुबाब के लिए पिज्जा लेकर आए। उमर को गुदगुदाते और गुनगुनाते रहे। आप कभी कभी इतने अजनबी क्यों हो जाते हैं? रात को उनके बाजू पर सर रखते हुए उसने पूछा। कब? अक्सर। अब तो अक्सर ही। वहम है जाना। वो उसके बालों में चेहरा छुपाकर बोले। वो उन्हें झुठलाना चाहती थी। वहम नहीं था। वो महसूस कर रही थी कुछ तब्दीलियां उनसे शेयर करना चाहती थी अपने खदशात, मगर अभी अल्फाज तरतीब दे रही थी कि अहमद सो गए। वो जरा सा हिली तो उन्होंने करवट बदल ली। और ऐसा कब हुआ था? वो बात करना चाह रही हो और अहमद सो जाए। वो टिकटिकी बांध कर उनका चेहरा देखने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर झटकते हुए जेरे लब बड़बड़ाई। वहम नहीं है मेरा। उसकी मुतलाशी निगाहें घूमकर ब्रीफ केस पर रुक गईं। आहिस्तगी से उठकर वो टेबल तक आई। हल्के से खटके के साथ ब्रीफ केस खुल गया। रुबाब का दिल धक से रह गया। वो मखमली केस अब वहां नहीं था। उसने बेताबी से ब्रीफ केस खंगाला। सो जाओ रुबाब, क्या कर रही हो? अहमद की झिंझलाई हुई नींद में डूबी आवाज उभरी थी। रुबाब ने मरे मरे हाथों से ब्रीफ केस बंद कर दिया। अली शेर का कॉलेज में एडमिशन हो गया था। इन 2-3 महीनों में वो घर का अहम फर्द बन गया था। हारून की जॉब पिंडी में थी। वो तो कभी कभार छुट्टियों में ही आते। अली ने घर की अक्सर ही जिम्मेदारियां संभाल ली थी। हत्ता कि जब अब्बू ने सोनिया के लिए मैथ्स की ट्यूशन का बंदोबस्त करना चाहा तो उसने फौरन अपनी खिदमात पेश कर दी। वो किचन में अम्मी के पास पाँव पटक पटक कर रोती रही कि वो अली से नहीं पढ़ेगी। दादी से भी एहतजाज किया मगर उसकी फरियाद कहीं भी ना सुनी गई। उसे अली से चिढ़ थी। अली को भी उसकी हर बात पर एतराज होता। उसके ड्रामे देखने, डाइजेस्ट पढ़ने, गोलगप्पे खाने पर
یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور علی کو عین ڈرامے کے وقت اسے پڑھانا یاد آتا تھا۔ دادی کہتی، علی بیٹا، سونیا کو گول گپے تو لا دو۔ وہ کمال فرما برداری سے پیسے جیب میں ڈال کر باہر نکل جاتا، کچھ دیر کے بعد ہاتھ لٹکائے واپس آ جاتا۔ نانو، وہ تو چلا گیا۔ سونیا پاؤں پٹکتی چیختی تو مزید ڈانٹ کھاتی، ایسے میں اس کی آنکھیں ہزار واٹ بلب کی طرح جگمگاتی۔ سب سے برا تو سونیا کو وہ اس وقت لگتا جب وہ اچھی بھلی سب کے درمیان بیٹھی کھلکھلا رہی ہوتی، وہ کسی جن کی طرح سر پر آن کھڑا ہوتا۔ وہ رات جو میں نے فارمولا یاد کروایا تھا، وہ سناؤ ذرا۔ اتنا اچانک سب کچھ بھگ سے ذہن سے نکل جاتا۔ وہ فاتحانہ نظروں سے سب کو دیکھتا۔ میں کہتا ہوں نا، یہ کن ذہن ہے، تم ہو کن ذہن، جاہل پینڈو۔ وہ جھرجھر آنسو بہاتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑے اہمناک سے اسکول کا کام کر رہی تھی جب وہ آیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ ٹیوشن پڑھ کر آیا کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اوہو، لوگ تو بہت ہی پڑھاکو ہو گئے ہیں۔ علی، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ جھنجلا گئی۔ اچھا نہیں کرتا، مجھے دودھ گرم کر دو۔ تم خود کر لو، میں تو مہمان ہوں۔ اللہ رے جھٹائی! سونیا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہاتھ میں لفافہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے تو پھر دودھ بھی تم خود ہی گرم کر لو۔ میں نانو کے پاس ہوں، آرام سے کہہ کر چلا گیا۔ چاروں نہ چار وہ اٹھی، فریج سے دودھ نکال کر گرم کیا، پیالہ بھر کر لے گئی۔ وہ دادی کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اس نے پٹکنے والے انداز میں پیالہ میز پر رکھا۔ دودھ گر جائے گا۔ علی شیر نے بڑے پن کے ساتھ گھر کا ساتھ ہی اگلا کام بتایا۔ وہ لفافے سے جلیبیاں نکال کر دودھ میں ڈال دو، اچھی طرح بھیگ جائیں گی، تب نانی کھائیں گی۔ اچھا، دودھ جلیبیاں؟ لحاف میں سکڑی سمٹی دادی ہوشیار ہو کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے پتا تھا نانو آپ کو بہت پسند ہے۔ کیسی سعادت مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم ابھی تک کھڑی ہو، دادی کا اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتی۔ وہ شرارت سے سونیا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سونیا چڑ گئی تھی، جلیبیاں ڈال کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ بدتمیز، بےہودہ، مجھ سے کیسے کہہ رہا تھا تمہارے مطلب کی چیز نہیں؟ کتاب کھولتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اندر سے مسلسل اونچا اونچا بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ کبھی اپیا کی آواز غالب ہوتی تو کبھی احمر کی۔ فطری تجسس کے ہاتھوں رباب نے اگر اٹھنا بھی چاہا تو گود میں بیٹھے عمر نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ یوں بھی وہ بہن بھائی کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتی تھی، مگر اس بار لاشعوری طور پر اسے یقین سا تھا کہ معاملے کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے۔ اپیا جب سے کالج سے لوٹی تھی یوں ہی غصے میں بھری ہوئی تھی۔ رباب نے پوچھا بھی تو ٹال گئی۔ احمر کے گھر آتے ہی انہوں نے اسے گھیر لیا، کھانا بھی نہیں کھانے دیا، بس کمرے میں لے گئیں۔ وہ ٹیبل سجائے منتظر بیٹھی تھی۔ آج کتنے دنوں کے بعد تو احمر لنچ پر گھر آئے تھے۔ دروازہ کھلا، چند اڑتے پڑتے الفاظ رباب کے کانوں سے ٹکرائے۔ آپ جو بھی کرنا چاہتی ہیں کر لیں، مگر میرا یہی فیصلہ ہے۔ احمر کی آواز مضبوط اور اٹل تھی۔ یاد رکھنا احمر، رباب کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اپیا نے چیخ کر کہا تھا۔ جواباً احمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلے، رباب کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکے، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے گھر سے ہی نکل گئے۔ رباب انہیں روک بھی نہیں سکی، بس شددر سی دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر اپیا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا، مگر وہ باہر نہیں آئی تھی۔ وہ مسترب سی عمر کو اٹھائے اندر چلی آئی اور دھک سے رہ گئی۔ اس نے کبھی اپیا کو روتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج وہ رو رہی تھی۔ اپیا، کیا ہو گیا؟ اس نے عمر کو گود سے اتارا اور ان کی طرف لپکی۔ عمر رو پڑا۔ کچھ نہیں۔ وہ چہرہ چھپا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ کچھ تو ہے، احمر سے کیا بات کر رہی تھیں؟ وہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ نہیں رباب، جاؤ۔ انہوں نے ٹالنا چاہا، تمہارا معاملہ نہیں ہے، میرا معاملہ ہے۔
میرا معاملہ ہے اپیا، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دبی دبی زبان میں چیخ اٹھی، رباب میری جان، کچھ بھی نہیں ہونے والا، ٹینس مت ہو، تمہاری حالت۔ انہیں پہلی بار اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا، تبھی دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پیار سے کہنے لگیں، مگر رباب نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھ سے کچھ مت چھپائیں، کچھ نہیں ہوا میری حالت کو، مجھے بتائیں احمر کیا کہہ کر گئے ہیں؟ وہ مجھ سے دور جا رہے ہیں؟ آج سے نہیں، کئی مہینوں سے محسوس کر رہی ہوں، صرف کاغذ کا رشتہ نہیں ہے، محبت کرتی ہوں ان سے، ان کی آنکھوں کا اشارہ پہچانتی ہوں، وہاں میری شبی مٹتی جا رہی ہے، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی تھیں، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ بتائیں اپیا کون ہے وہ جو مجھ سے میرا احمر چھین رہی ہے؟ میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن میں نے کئی بار اسے احمر کے ساتھ دیکھا ہے۔ اپیا کو محسوس ہوا اب کچھ بھی چھپانا ناممکن نہیں۔ میرا خیال تھا کوئی کولیگ ہوگی، ایک دو بار دیکھا، لوگوں نے بھی اشارہ کیا تھا، مگر میں جھٹلا گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو تم پر جان دیتا ہے، تمہاری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے، پھر کسی اور کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے؟ مگر آج انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک بم تھا جو اس کے حواسوں پر گرا۔ تمام تر خدشوں کے باوجود دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ہمک رہی تھی کہ اپیا اس کے خدشوں کو جھٹلا دیں۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپیا کو دیکھنے لگی۔ عمر اس کی گود میں آنے کے لیے مچل مچل کر رو رہا تھا۔ رباب کو لگا وہ لمحہ بلمحہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ احمر اس کے عین سامنے بیٹھے اس کے دونوں ہاتھ تھامے کسی بیچارگی سے پوچھ رہا تھا، رباب بتاؤ میں کیا کروں؟ رباب نے آنکھوں میں در آنے والی نمی پلکیں جھپک جھپک کر پیچھے کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے لگا احمر اس سے بے حد دور ہے، اتنے کہ اس کی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پا رہی۔ وہ انہیں پکارنا چاہتی تھی، مگر سارے الفاظ بے زبانی کی دھند میں گھرے بے بس کھڑے تھے۔ رباب نے اپنے حواس یکجا کرتے ہوئے پھر سے سوچنے کی کوشش کی، احمر نے ابھی کیا کہا ہے؟ مگر اسے لگ رہا تھا وہ ایک خلا میں معلق ہے، نہ قدموں تلے زمین، نہ سر پر آسمان، بس ایک چلچلاتی دھوپ ہے جو اس کے تن من کو جھلسائے جا رہی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر احمر کو دیکھنے لگی، رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو تھے کہ گالوں پر لڑکتے آ رہے تھے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، باقی سب بھول کر بس یہ ایک جملہ اس کے ذہن میں بار بار گونجنے لگا۔ رباب کا دل چاہا وہ انہیں یاد دلائے، آج سے ٹھیک 4 برس قبل ایک خوشبوؤں بھری شام میں مومی شمع جلاتے ہوئے بے خیالی میں ایک لڑکی سے تم ٹکرائے تھے۔ رباب رباب تھا اس لڑکی کا نام، جسے پانے کے لیے تم دیوانوں کی طرح پھرتے تھے۔ لوگ آج بھی رشک کرتے ہیں، جیسا رشتہ رباب کا جڑا، یوں اچانک آنن فانن، جیسے اس کا نصیب کھلا، کسی اور بہن کا نہیں کھلا۔ تم اس سے بھی محبت کرتے تھے، تم اس سے بھی محبت کے دعوے کرتے تھے، اور تمہاری اس بات پر ایمان لا کر اسی ایک جملے پر انگلی تھام کر اسی ایک جملے کی انگلی تھام کر اس لڑکی نے تمہارے ساتھ 4 برس اس چھت کے نیچے گزارے تھے۔ تمہارے دکھ میں وہ اپنے سارے سکھ بھلا کر شریک ہوئی تھی۔ تم تھک جاتے تو تمہارے پاؤں دباتی تھی، سر میں درد ہوتا تو اس کی نرم انگلیوں میں ساری محبت سمو جاتی۔ تمہارے سونے جاگنے کھانے پینے کا خیال خود سے بڑھ کر رکھتی تھی۔ تم رات کے پچھلے پہر بھی پکارتے تو اپنی تھکن بھول کر تم پر نثار ہو جاتی۔ اس نے تمہیں بے ثمر بھی نہیں رہنے دیا، تمہارا بچہ تمہارا نام تمہاری شناخت بن کر اس دنیا میں آیا، اور جو اس کی کوکھ میں سانس لے رہا ہے، سجدے کا حکم ہوتا تو تمہیں سجدہ بھی کرتی۔ اس کی ساری ریاضت، ساری محبت کا صلہ یہ ہے، ایک پل نہیں لگا کہ تم نے اسے آسمان سے زمین پر لا پٹخا، بے مول کر دیا۔ کس غرور سے سر اٹھائے کہ وہ دنیا کی نظروں سے نظر ملا رہی ہے۔
अब लगता है दुनिया उस पर हंस रही है। वो बेवकूफ लड़की एतबार किए बैठी थी। अब उसका सारा एतबार किरची किरची होकर उसके सामने पड़ा है, रस्तों में बिखर गया है और वो सोच रही है। जीसते सहरा का सफर और किरची किरची रास्ते, तुम्हें उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया? उस पर, उसकी मोहब्बत पर तरस न खाते एक नजर अपने मासूम बच्चे को देख लेते, एक बार उस नई रूह के मुतालिक ही सोच लेते जो उसके वजूद में परवरिश पा रही है, जिसने आंख खोलकर अभी इस दुनिया को देखना है। मैं बहुत मजबूर हूँ रुबाब। हाँ, उसने एक गहरी सांस खींचकर खुद को अपने जिंदा होने का यकीन दिलाया। बस यही फर्क है, तब तुम्हारे चेहरे पर ये शर्मिंदगी के साए नहीं लरसते थे। मेरी मोहब्बत फखर बनकर तुम्हारी आंखों से छलकती थी। कुछ तो बोलो। वो जैसे उसकी खामोशी से खाइफ होकर बोले। रुबाब को एक बार फिर बेसाइबानी के एहसास ने घेर लिया। उसका दिल चाहा वो अनपढ़ जाहिल औरतों की तरह अहमर का गिरबान थाम ले, उन्हें झंझोड़े, चीख चीख कर आसमान सर पर उठा ले, उस औरत को गालियां और बद्दुआएं दे, मगर वो कुछ भी ना कर सकी। आहिस्तगी से हाथ छुड़ाए और अंदर चली गई। उसके उठते गिरते कदमों से सदियों की थकन आ लिपटी थी। रुबाब, नीम तारीकी में अपिया की आवाज उभरी। पूरा कमरा मुकम्मल अंधेरे की जद में था। फिर टिच की आवाज के साथ ही कमरा रोशन हो गया। वो बेड के एक कोने में साकत सामत बैठी थी। पूरा दिन गुजर गया था। वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उमर को देखा था। रुबाब, उसकी हालत से खौफजदा होकर अपिया ने उसे झंझोड़ डाला और वो लम्हा ब लम्हा किसी खाई में गिरती जा रही थी। एकदम सहारे के लिए अपिया के हाथ को जकड़ लिया। अहमर, बंद लबों ने सरगोशी की और वो मुतवस्सी इधर उधर देखने लगी। वो तो लाउंज में अहमर के पास थी। अहमर उससे कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? उसने दुखते दिमाग पर जोर डाला। अल्फाज कोड़ियाले सांप की तरह उसे डसने लगे। वो लब जो कभी मोहब्बतों के गीत गाते थे, किस सफाकी के साथ कोड़े बरसाकर चले गए। वो बेसहारा है, उसे सहारे की जरूरत है, मेरी जरूरत है। और मुझे, उसने ना जाने किससे सवाल किया। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया में एक तुम ही मिले सहारा देने के लिए। वो अपिया की गोद में सर रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगी, मगर सीने में अटकी सांस को खींचने के लिए उसे बड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मैं किसी किस्म की कोताही नहीं करूंगा। तुम्हारे पूरे हकूक तुम्हें मिलेंगे। अभी कुछ दिन वो यहाँ रहेगी, फिर मैं उसे अलहदा घर ले दूंगा। रुबाब ने सर उठाकर बेडरूम पर एक निगाह दौड़ाई। यहाँ, वो यहाँ रहेगी, मेरी नजरों के सामने, चलेगी फिरेगी, हंसेगी मुस्कुराएगी। तुम्हें देखकर शर्माएगी, तुम उसे देखोगे, छुओगे। यहाँ इस घर में कोई तेज धार खंजर से उसका दिल लख लख कर रहा था। वो इस्तरारी अंदाज में उठी, अलमारी खोलकर सामान बेड पर धरने लगी। वो इस्तरारी अंदाज में उठी, अलमारी खोलकर सामान बेड पर ढेर लगाने लगी। रुबाब, अपिया शदद्दो से रह गई। वो उसे लेकर आ रहा है यहाँ, इस घर में, और मैं धोखा देती रही खुद को कि ये घर तो मेरा है। मगर जब घरवाला ही मेरा नहीं तो घर का क्या सवाल। वो जेरे लब बड़बड़ाती सामान बांधने लगी। रुबाब, यूं मैदान मत छोड़ो। अपिया ने उसे समझाना रोकना चाहा, मगर रुबाब के अंदर आग सुलग रही थी। जुम्मे को वो उसे यहाँ ला रहा है, कैसे ला सकता है उसे वो यहाँ? अहमद ने क्या कहा है तुमसे? उसने कहा, रुबाब, सांस लेना बंद करो। उसने कहा, रुबाब, दिल से कहो धड़कना छोड़ दे। उसने कहा, रुबाब मर जाओ। रुबाब मर गई। रुबाब मर गई अपिया। उमर को कंधे से लगाकर वो घर से निकल गई, शायद हमेशा के लिए।